माँ जी, आपको शर्म नहीं आती, हर समय टीवी देखती हैं। एक दिल छू लेने वाली कहानी। अंजना जी पलंग पर बैठी बड़े मनोयोग से टीवी पर रामायण देख रही थीं। पति सुरेश जी आराम से कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अंजना जी पूरी तरह से रामायण में डूबी थीं कि अचानक खट की आवाज़ आई और टीवी बंद हो गया। अंजना जी एकदम चौंक गईं। नज़र सामने पड़ी तो बहू तन्वी के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। अंजना जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ तन्वी, टीवी क्यों बंद कर दिया? वह बहुत हैरान थी। उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ और बोलती कि तन्वी की आवाज़ आई, मम्मी सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देखकर चलाया करें। आवाज़ थोड़ी तलख थी। अंजना जी को पहले तो समझ ही नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है, और जब समझ आया तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। सुरेश जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू को देखा और फिर पत्नी की तरफ नज़र दौड़ाई। बहू से बोले, यह कौन सा तरीका है तन्वी मम्मी से बात करने का? अब क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती? पापा, आपको पता है ना कितना बिल आ जाता है और वह हमें ही भरना होता है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हैं। हमें भी बच्चों का सोचना है, इसलिए आज से ये रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 8 बजे टीवी चलेगा। मैं खुद ही आकर चला दिया करूँगी। ये कहते हुए तन्वी रिमोट लेकर तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। अंजना जी तो जैसे पत्थर हो गईं। सुरेश जी ने पत्नी की तरफ देखा। उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए और पत्नी के पास गए। कंधे पर हाथ रखा ही था कि पति का स्पर्श पाते ही अंजना जी फूट फूट कर रोने लगी। सुरेश जी ने पत्नी को रोने दिया। पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ गए। अंजना जी का रोना अब सिसकियों में बदल गया। सुरेश जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे फ्लास्क से पानी का गिलास भरा और पत्नी को दिया। अंजना जी को थोड़ा आराम मिला। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वह सही था या कोई सपना। पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी को इशारा किया कि वह थोड़ी देर लेट जाएं और खुद कुर्सी पर आंखें बंद करके सोच के गहरे सागर में गोते लगाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक तूफान आया और सब तितर बितर कर गया और पीछे छोड़ गया अनकहा दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वह भी आंखें खोले उनकी तरफ देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो पिछले 2-3 महीनों से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के खींचना, बेवजह चीखना चिल्लाना। पहले बेटा आते जाते मिलता था, पर अब सिर्फ डिनर टेबल पर ही दिखता था। सुरेश जी या अंजना जी कुछ पूछे तो बस हाँ या ना में जवाब मिलता था। बहू ने 1-2 बार इशारे इशारे में जता भी दिया कि यह मकान उनके नाम कर दें। सुरेश जी ने सोचा कि बाद में भी उन्हीं का होना है तो नाम कर देने से क्या फ़र्क पड़ेगा। और अब वे मन ही मन अपने साड़ू साहब को धन्यवाद देने लगे, जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी कि भाई साहब, अपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना, हो सके तो वसीयत ज़रूर बना देना और उसमें भी मकान पहले पत्नी के नाम लिखना और उसके बाद बेटे के नाम। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना। आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेंगी, उसे इसी मकान के लालच में। उन्होंने ऐसा ही किया। यह ज़रूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी, क्योंकि यह सलाह भी साड़ू ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो झूठ बोलकर देखो,
तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इतनी जल्दी नकाब उतरेगा यह नहीं सोचा था। सुरेश जी ने सिर हिलाया। जैसे ही किसी निर्णय पर पहुंच गए, रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। बेटा बहू पोते पोती सब चुप थे। चुपचाप खाना हुआ। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। सुरेश जी ने बेटे रोहित और तन्वी को अपने सामने बैठने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे। देखो रोहित, आज जो हुआ वो मैं दोहराऊंगा नहीं। तन्वी से पूछ लेना कि आज उसने क्या हिमाकत की है। ना ना, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तन्वी को बोलने के लिए आतुर देख सुरेश जी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं। इस घर को, तुम्हारी जिंदगी को बनाने में हमने ना दिन देखा ना रात, कभी पैसे का मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था, तो जिंदगी आराम से गुजर रही थी। और फिर ये 2 मंजिल मकान भी बनवा लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने 2-2 ड्यूटियाँ निभाई, घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया। और आज जब उनके आराम करने का समय है तो उसका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर के खर्चे का जो तुम सुनाती हो तन्वी, तो फिर आज सुनो। घर का पूरा खर्च मैं उठाता हूँ। अखबार का, कुक का, काम वाली बाई का पेमेंट मैं ही करता हूँ। पानी का, गैस का बिल मैं ही भरता हूँ। तुम सिर्फ बिजली का बिल देते हो। आज तक ना तुम्हारी मम्मी ने ना मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, क्यों ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्चा तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारे टीवी का समय भी बांध दिया। तो बेटा, ये तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बात और सुनो, मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में इज्जत खूब कमाई है। अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए मैंने आज ये फैसला किया है कि या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ, अपनी गृहस्थी अलग बसाओ और मुझे हर महीने 45,000 रुपये दिया करो, या फिर कोई और दूसरा मकान ढूंढ लो तो मैं ऊपर की मंजिल किराए पर चढ़ा दूंगा, जिससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है, तो पैसों की तो कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ मैंने अभी ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी ना लगाते। आज पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फ़ायदा होता है। अपना जवाब सोचकर दे देना, मैं उस हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है। चलो अंजना, कहते हुए सुरेश जी उठे और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अभी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा था उसका असर उन दोनों पर क्या हुआ। हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप जो कुछ कमाते हैं, सेविंग करते हैं, मरने के बाद उनके बच्चों का ही होता है। तो फिर हम माँ बाप के साथ इतना गलत क्यों करते हैं। कहानी कैसी लगी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।